हेलो एवरीवन, मैं गणेश आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद गणेश में। गाइस, हम कर रहे थे 11th क्लास की हिस्ट्री और आज मैं आप लोगों के लिए इसका सेकंड पार्ट लेकर आया हूं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं रोमन साम्राज्य के आरंभिक काल के बारे में। इससे पहले मैंने इसका भौगोलिक स्थिति जो है वो पहली वीडियो में आप लोगों को समझा दिया है। आपने अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसको जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हम बात अगर करें रोमन साम्राज्य की, तो गाइस इसका रोमन साम्राज्य के काल को जो है रोमन साम्राज्य को हम दो चरणों में बांट कर देख सकते हैं। इसको हम कहते हैं, एक तो काल है जिसको हम कहते हैं पूर्ववर्ती, और दूसरा जो है उसको हम कहते हैं परवर्ती। यानी कि रोमन साम्राज्य जो है उसको दो चरणों में बांटा जा सकता है। किस किस में? पूर्ववर्ती और परवर्ती। तो पूर्ववर्ती और परवर्ती क्या है? तो तीसरी शताब्दी जो है इन दोनों के बीच की विभाजन रेखा है। यानी तीसरी शताब्दी से पहले का काल जो रहा है रोमन साम्राज्य का, उसको रोमन साम्राज्य के पूर्ववर्ती चरण के रूप में जाना जाता है। और तीसरी शताब्दी के बाद का जो काल रहा है रोमन साम्राज्य का, उसको रोमन साम्राज्य के परवर्ती चरण या काल के रूप में जाना जाता है। तो अगर हम बात करें रोमन साम्राज्य की, तो इसको कितने चरणों में बांटा जा सकता है? दो चरणों में, पूर्ववर्ती और परवर्ती। तो पूर्ववर्ती क्या है? तो तीसरी शताब्दी से पहले का जो भी काल रहा है रोमन साम्राज्य का, उसको हम क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती काल। और जो तीसरी शताब्दी के बाद का काल रहा है उसको हम क्या कहते हैं? परवर्ती काल। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम आगे देखते हैं। गाइस, अगर हम बात करें इसके आरंभिक काल की, रोमन साम्राज्य के आरंभिक काल की, तो होता क्या है कि 500 जब से इसकी स्थापना एक तरीके से हुई है, तब से लेकर 27 ईसा पूर्व तक रोमन साम्राज्य में गणतांत्रिक व्यवस्था रही है। यानी कि वहां पर गणतंत्र रहा है। गणतंत्र इन द सेंस कि लोगों द्वारा चुने गई जो सरकार है, लोगों द्वारा जो यहाँ का जो प्रमुख था रोमन साम्राज्य का, वो सरकार जो है लोगों द्वारा चुना जाता था। तो हम कह सकते हैं कि रोमन साम्राज्य का जो आरंभिक काल था वहां पर गणतांत्रिक व्यवस्था मौजूद थी। लेकिन 27 ईसा पूर्व में प्रथम जो सम्राट था इस साम्राज्य का, रोमन साम्राज्य का जो प्रथम सम्राट था, जिसका नाम था ऑगस्टस, उसने क्या करा? गणतांत्रिक जो शासन व्यवस्था थी उसका तख्ता पलट कर दिया और खुद को सम्राट घोषित कर दिया। ठीक है, इसके बाद तब जाकर जो है यहाँ पर एक वंशानुगत शासन व्यवस्था की जो है वो शुरुआत होती है। ठीक है, और उसके बाद से रोमन साम्राज्य में जो राजा बनता है, वो जो शासक होता है उसका पुत्र जो है वही इसका राजा बनता है। लेकिन इससे पहले क्या होता था कि वहां पर एक गणतांत्रिक व्यवस्था थी। अब हम इसको देखते हैं थोड़ा सा कि गणतांत्रिक व्यवस्था क्या था और इसका जो विकास है रोमन साम्राज्य का वो कैसे आगे बढ़ा है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो रोमन साम्राज्य में 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक क्या था? गणतंत्र शासन व्यवस्था रहा है। लेकिन 27 ईसा पूर्व में प्रथम सम्राट ऑगस्टस ने, जिसका वास्तविक नाम जो था ऑक्टेवियन था। क्या नाम था वास्तविक नाम? ऑक्टेवियन। और इनके पिता का नाम अगर पूछा जाए तो जूलियस सीजर था। क्या नाम था? जूलियस सीजर। तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखना कि इसका वास्तविक नाम क्या था। तो वास्तविक नाम जो था ऑक्टेवियन था और इसके पिता का नाम जो था वो था जूलियस सीजर। हालांकि ये जूलियस सीजर का अपना पुत्र नहीं था, सगा पुत्र नहीं था, बल्कि ये दत्तक पुत्र था, यानी गोद लिया हुआ पुत्र था ये। ठीक है, तो ये जो है ऑगस्टस जो है वो 27 ईसा पूर्व में सम्राट बनता है। कहाँ का? रोमन साम्राज्य का। और रोमन साम्राज्य का जब सम्राट बनता है तो जो ऑगस्टस द्वारा जो साम्राज्य स्थापित किया गया उसे प्रिंसिपेट के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? प्रिंसिपेट के नाम से। क्वेश्चन यहाँ पर एक ये भी बनता है कि प्रिंसिपेट का क्या अर्थ है या प्रिंसिपेट किसे कहा जाता था? तो 27 ईसा पूर्व में ऑगस्टस द्वारा स्थापित किए गए साम्राज्य को प्रिंसिपेट के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यहां तक आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं आगे। हमने क्या देखा कि 509 ईसा पूर्व से लेकर 27 ईसा पूर्व तक रोमन साम्राज्य में क्या था? गणतांत्रिक व्यवस्था थी। तो अब हम बात करते हैं कि गणतंत्र था क्या, क्या है ये। तो रोमन साम्राज्य में गणतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था थी जिसमें वास्तविक जो सत्ता थी ना, जो शक्ति था सारा साम्राज्य का, वो सेनेट में मौजूद था, उसमें निहित था। सेनेट के पास थी वास्तविक शक्ति। अब सेनेट क्या थी? तो ये एक निकाय था, एक संस्था थी जिसमें
वहाँ के रोमन साम्राज्य के जो धनी वर्ग थे वो लोग उसमें शामिल थे, और इन्हीं लोगों द्वारा, जिसको हम अभिजात वर्ग के नाम से भी जानते हैं, धनी लोग यानी कि अभिजात वर्ग, तो इन अभिजात वर्गों द्वारा ही जो शासन चलाया जाता था, ठीक है, वही जो संस्था इनके द्वारा जो बनाई गई थी उसी को सेनेट नाम से जाना जाता था, और सेनेट द्वारा जो शासन होता था उसी को गणतंत्र कहते थे। एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। हम बात कर रहे गणतंत्र की, तो गणतंत्र क्या था? तो रोमन साम्राज्य में गणतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था थी जहां पर वास्तविक सत्ता जो थी वो सेनेट में मौजूद था, ठीक है, किसमें? सेनेट में। अब सेनेट क्या है? तो सेनेट लोगों का, यानी कि रोमन साम्राज्य में अमीर लोगों का एक समूह था। क्या था? अमीर लोगों का एक समूह, या फिर हम कह सकते हैं एक संस्था, एक निकाय थी, जिसे हम अभिजात वर्ग के नाम से भी जानते हैं। अगर हम सिंपल शब्दों में कहें, साधारण शब्दों में, कि गणतंत्र क्या था, तो अभिजात वर्ग की सरकार थी, और यही अभिजात वर्ग सेनेट के माध्यम से पूरे रोमन साम्राज्य में शासन करती थी। लेकिन क्या होता है, 27 ईसा पूर्व में जब प्रथम सम्राट ऑगस्टस बनता है तो ये जो गणतांत्रिक व्यवस्था है इसको खत्म कर देता है, और क्या बन जाता है, ये खुद सम्राट बन जाता है और खुद यहाँ का राजा बनकर शासन करने लग जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये सेनेट को पूरी तरीके से समाप्त नहीं करता है। ऑगस्टस जो है इसको एक प्रमुख नागरिक बना दिया जाता है, जिसको प्रिंसेप्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से? प्रिंसेप्स। मैं इसको लिख देता हूँ जरा यहाँ पर। प्रिंसेप्स। तो ऑगस्टस जो है इसको प्रिंसेप्स यानी कि प्रमुख नागरिक माना जाता है, और सेनेट जो था उस निकाय को रखा हुआ होता है, उसको बनाए रखते हैं, उसको विघटित नहीं करता सम्राट, और इसी के माध्यम से फिर हालांकि सारी जो शक्तियां होती है वो किसके पास होती है? प्रिंसेप्स यानी कि सम्राट के पास होता है, जो प्रमुख नागरिक था, जो ऑगस्टस था, उसके पास थी। लेकिन फिर भी सेनेट के मर्यादा को ध्यान में रखते हुए कि चलो यार, इतने दिनों से, इतने सालों से ये शासन करती आ रही है, तो इसको आसानी से भंग नहीं किया जा सकता था, इसलिए सेनेट को भंग नहीं किया था इन्होंने, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। यहाँ तो हो गई बात गणतंत्र की और सेनेट की। अगर हम देखें तो रोमन साम्राज्य में ना 3 प्रमुख खिलाड़ी रहे हैं। रोमन साम्राज्य के 3 प्रमुख खिलाड़ी रहे हैं। कौन कौन सा? एक तो हो गया स्वयं सम्राट, दूसरा अभिजात वर्ग जिसको हम सेनेट के नाम से भी जानते हैं, और तीसरा जो था वो सेना यानी कि सैनिक। तो ये 3 जो थे प्रमुख रोमन साम्राज्य के खिलाड़ी थे, जिनके ऊपर पूरा साम्राज्य टिका हुआ था। हमने सम्राट की बात कर ली। प्रथम सम्राट जो थे ऑगस्टस, जिन्होंने 27 ईसा पूर्व में यहाँ पर जो है अपना साम्राज्य स्थापित किया और तख्ता पलट करके गणतांत्रिक व्यवस्था को समाप्त कर दिया। अब हमने बात करी सेनेट की। तो सेनेट क्या था? एक अभिजात वर्गों का एक समूह था जिनके द्वारा शासन चलाया जाता था पहले। अब हम बात करते हैं सैनिक की, यानी सेना की। तो सैनिक जो था रोमन साम्राज्य की एक व्यावसायिक सेना थी। क्या थी? व्यावसायिक सेना। रोम की सेना एक व्यावसायिक सेना थी। व्यावसायिक सेना का मतलब ये होता है कि जो वहाँ के सैनिक थे वो वेतन के आधार पर जो है वो काम करते थे और उनको वेतन दिया जाता था, ठीक है। तो ये जो सैनिक रहे हैं ये भी रोमन साम्राज्य के एक बहुत ही मजबूत स्तंभ रहे हैं, जिन्होंने रोमन साम्राज्य में कौन सम्राट बनेगा ये निर्धारित किया। और इनके पास इतनी शक्ति होती थी कि वो जिसे चाहें उसे सम्राट बना सकते थे, क्योंकि रोमन साम्राज्य जो है यहाँ पर सैनिक एक बहुत ही क्या कहते हैं कि एकल संगठित निकाय था। एक बहुत ही बड़ा, सबसे बड़ा जो एकल संगठित निकाय था वो क्या था? सैनिक समूह ही था। और ये इनका समूह बहुत बड़ा था। 3री या 4थी शताब्दी के आसपास में रोमन साम्राज्य में जो है सैनिकों की संख्या अगर देखी जाए तो 6 लाख के आसपास में थी, और ये संगठित थी। तो इसलिए इनके पास इतनी पावर थी कि ये जिसे चाहे उसे सम्राट बना सकते थे। चलिए हम बात कर लेते थोड़ा सा सैनिकों की विशेषता की, कि रोमन साम्राज्य के जो सैनिक थे उनकी क्या क्या विशेषताएं रही है। तो एक बार यहाँ पर देखिए जरा। रोम की सेना एक व्यावसायिक सेना थी। प्रत्येक सैनिक को वेतन दिया जाता था, यानी कि उनको जो है पगार दिया जाता था, सैलरी दी जाती थी, ठीक है। इसके अलावा न्यूनतम 25 वर्ष सेवा करना पड़ता था। जो भी सेना में भर्ती होता था उसको कम से कम 25 सालों तक रोमन साम्राज्य में सैनिक के रूप में काम करना पड़ता था, ठीक है।
इसके अलावा रोमन साम्राज्य में सबसे बड़ा एकल संगठित निकाय जो था वो सैनिक ही था। यानी कि सबसे बड़ा जो संगठन था एक, वो था क्या? सैनिक संगठन, जो चौथी शताब्दी के आसपास में लगभग सैनिकों की संख्या जो थी वो 6 लाख के आसपास में थी। ठीक है। इसके अलावा सैनिक बेहतर वेतन और सेवा शर्तों के लिए आंदोलन करते थे। कई बार होता क्या था कि सैनिकों को जो है वेतन कम मिलता था, या फिर उनको जो है सेवा जो है वो जो शर्तें जो सेवा करने की थी वो अलग उनको पसंद नहीं आता था, तो उसके लिए वो सम्राट के विरुद्ध आंदोलन करते थे। और कई बार ये आंदोलन उनकी मांगे पूरी ना होने पर आंदोलन जो है ये विद्रोह का रूप भी ले लिया करता था। ठीक है। तो ये हमने देखा है थोड़ा सा इसके सैनिकों की विशेषताओं के बारे में। तो अभी तक हमने 3 चीजों के बारे में पढ़ा है। सबसे पहले हमने देखा सम्राट के बारे में, दूसरा देखा हमने अभिजात वर्ग यानी सेनेट के बारे में, और तीसरा सैनिक के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें तो रोमन साम्राज्य की जो सत्ता या फिर जो सिंहासन है वो कैसा था? वंशानुगत। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है, तो रोमन साम्राज्य का जो सिंहासन था वो वंशानुगत था। इसका मतलब क्या है? यानी कि जो शासक बनेगा उसी का पुत्र अगला शासक बनेगा, वही राजा बनेगा उसका पुत्र, भले ही उसका पुत्र वो सगा हो या फिर गोद लिया हुआ। इसका मतलब क्या है कि अगर सपोज जैसे ऑगस्टस जो था वो सम्राट बना, वो सम्राट बनने के बाद उसका कोई अपना पुत्र नहीं था, तो उसने शासन को चलाने के लिए क्या करा? एक पुत्र को गोद ले लिया, जिसे हम दत्तक पुत्र कहते हैं। ठीक है। और इसके बाद जो है ऑगस्टस के बाद फिर उसका जो दत्तक पुत्र था वो शासक बना। इसका मतलब ये कहने का है कि रोमन साम्राज्य की जो सत्ता थी, जो सिंहासन था, वो वंशानुगत था, और शासक वही बनता था जो शासक का, जो सम्राट का पुत्र होता था, भले ही वो पुत्र अपना ना होकर गोद लिया हुआ हो। उदाहरण के लिए जैसे ऑगस्टस जो था, उसके बाद जो शासक बना इसका नाम था टिबेरियस। क्या नाम था? टिबेरियस, जो दूसरा शासक बना रोमन साम्राज्य का। तो टिबेरियस जो था ऑगस्टस का अपना सगा पुत्र नहीं था, बल्कि ये गोद लिया हुआ पुत्र था, और ऑगस्टस ने इसे शासन चलाने के लिए, यानी कि शासन की जिम्मेदारी देने के लिए इसको गोद लिया था। और उसके बाद ऑगस्टस की जब मृत्यु होती है, तो मृत्यु के बाद टिबेरियस जो है रोम साम्राज्य का दूसरा शासक बनता है। ठीक है। आई होप यहाँ तक अभी तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब गाइस अगर हम बात करें तो रोमन साम्राज्य जो है प्रारंभ में, रोमन साम्राज्य का विस्तार जो है ज़्यादा नहीं किया गया, क्योंकि पहले ऑलरेडी जो है, अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी ये जो साम्राज्य था बहुत ज़्यादा विस्तृत था, तो इसके विस्तार के लिए कोई ज़्यादा बड़ा प्रयास नहीं किया गया प्रारंभिक शासकों द्वारा। लेकिन हाँ, एक शासक था जिसका नाम था त्राजन। इन्होंने जो है रोमन साम्राज्य को विस्तृत करने का भरसक प्रयास किया, और इन्होंने जो है कई सारे क्षेत्रों को जीता भी। ठीक है। तो ये इतना बस ध्यान रखना कि प्रारंभ में जो है प्रारंभिक जो शासक थे उन्होंने रोमन साम्राज्य के विस्तार के लिए कोई ज़्यादा प्रयास नहीं किया। एक शासक था मात्र जिसका नाम था त्राजन, उन्होंने जो है इसके विस्तार के लिए काम किया था। ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो दूसरी शताब्दी के आसपास में, जब दूसरी शताब्दी आती है तो रोमन साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन का क्रमिक रूप से विस्तार हुआ। दूसरी शताब्दी के बाद, यानी कि दूसरी शताब्दी के आसपास में रोमन साम्राज्य का फिर विकास होने लगता है, विस्तार होने लग जाता है, यानी उसकी जो सीमा है वो बढ़ने लग जाती है। वो किस तरीके से? रोमन साम्राज्य की सीमा का विस्तार करने के लिए क्या किया गया? इसके लिए अनेक आश्रित राज्य, आश्रित राज्य का मतलब क्या है कि रोमन साम्राज्य पर जो राज्य आश्रित थे उन राज्यों को रोमन साम्राज्य में मिला लिया गया, और इससे क्या हुआ कि रोमन साम्राज्य का जो विस्तार है और भी ज्यादा होता चला गया। इसके अलावा जो निकटवर्ती पूर्व थे, निकटवर्ती पूर्व यानी कि जो उसके निकट के पूर्व के जो राज्य थे, जो क्षेत्र था, उसको भी इसमें मिला लिया गया। जैसे कि अब निकटवर्ती पूर्व राज्य कौन कौन से थे? तो भूमध्य सागर के पूर्व का जो इलाका था उसे निकटवर्ती पूर्व कहा जाता था, और भूमध्य सागर के पूर्व का इलाका जिसमें सीरिया, फिलिस्तीन और जो आपका मेसोपोटामिया है, इन क्षेत्रों को जो है क्या किया गया? मेसोपोटामिया के आसपास का क्षेत्र जो है
उनको क्या कहा जाता था, निकटवर्ती पूर्व। और इन्हीं क्षेत्रों को रोमन साम्राज्य में मिलाने का जो है वो प्रयास यहाँ पर किया गया था। ठीक है, रोमन साम्राज्य जब अपने चरमोत्कर्ष पर था, यानी कि जब अपने पीक पर था ये दूसरी शताब्दी में, तब रोमन साम्राज्य का विस्तार स्कॉटलैंड से आर्मेनिया तथा सहारा से फरात तक हो चुका था, यानी कि इसका विस्तार बहुत ज्यादा हो चुका था। अब अगर हम देखें तो भूमध्य सागर, ये जो है स्कॉटलैंड अगर आपका यहाँ है तो आर्मेनिया आपका इस क्षेत्र में पड़ता है, और सहारा इधर, और ये जो है आपका फरात तो इधर। तो यानी कि इस तरीके से इतने क्षेत्रों में जो आपका ये जो रोमन साम्राज्य है वो विस्तृत हो चुका था। अब बात उठती है कि जब इतना बड़ा विशाल साम्राज्य था तो इन साम्राज्यों में शासन कैसे किया जाता होगा, शासन व्यवस्था चलती कैसे होगी, क्योंकि अभी जैसे कि सरकारें हैं उस टाइम पर उस तरीके की सरकारें नहीं थी, तो फिर शासन कैसे चलाया जाता होगा। तो इसके लिए रोमन साम्राज्य में क्या किया गया कि इसके लिए जगह जगह पर बड़े बड़े नगरों की स्थापना की गई, और उन नगरों के माध्यम से जितने भी प्रांत थे, जितने भी ग्रामीण इलाके थे, उनके ऊपर नियंत्रण रखा जाने लगा। मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर कि चूंकि रोमन साम्राज्य का विस्तार जो है दूसरी शताब्दी तक कहाँ कहाँ हो चुका था, स्कॉटलैंड से आर्मेनिया और सहारा से फरात तक हो चुका था। तो ऐसे में इतने बड़े साम्राज्य पर शासन कैसे किया जाता था, तो इसके लिए रोमन साम्राज्य ने क्या किया, यहाँ के शासकों ने, कि जगह जगह पर नगरों की स्थापना करी, और इन नगरों को यह अधिकार दे दिया गया कि आसपास के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, जितने भी इलाके हैं, उनके ऊपर नियंत्रण रखा जाए और उनसे कर वसूला जाए। और यही कर जो था रोमन साम्राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करता था। ठीक है, तो इन्होंने शासन चलाने के लिए क्या करा, नगरों की स्थापना करी, और उन नगरों की भी कुछ विशेषताएं थी। तो रोम के संदर्भ में नगर एक ऐसी शहरी केंद्र था जिसका अपना दंडनायक यानी कि मजिस्ट्रेट होता था, नगर परिषद होता था, और सुनिश्चित राज्य क्षेत्र होता था। यानी कि जो भी नगर स्थापित किए जाते थे उनका एक अपना मजिस्ट्रेट होता था, ठीक है, जो न्याय संबंधी कार्यों को देखता था। उसका जो है अपना नगर परिषद होता था, जो और भी गतिविधियां, जो राजनीतिक गतिविधियां होती थी उसके लिए था। और इनका, इन नगरों का एक निश्चित जो है क्षेत्र होता था, कि जैसे कि अगर रोम साम्राज्य में एक नगर स्थापित किया गया तो ये डिसाइड कर दिया गया कि इस नगर की सीमा जो है यहाँ से यहाँ तक है, और इस सीमा के अंदर में जितने भी गांव, जितने भी प्रांत आते थे, उनके ऊपर नियंत्रण होता था इन नगरों का, और इन्हीं नगरों के माध्यम से इनमें जो है कर वसूला जाता था। तो आज जो है आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए।